ये कहानी तब शुरू होती है जब मैं सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में रहने के लिए चली गई थी। गर्मियों के दिन थे। वो मेरा छोटा सा घर और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ बहुत सुंदर थे। उन पर कई जगह बर्फ गिरी हुई थी और कई जगह हरे रंग की घास थी और उन्हीं घासों पर बहुत सुंदर सुंदर फूल भी थे। कुछ समय पहले ही मैं यहाँ आई थी रहने के लिए। अपनी जिंदगी में थोड़ी सी शांति चाहती थी, सुकून से रहना चाहती थी, बिल्कुल अकेले। हमेशा से मेरी जिंदगी ऐसी नहीं थी। कुछ समय पहले तक मेरे पास सब कुछ था, एक अच्छा सा पति, प्यारा सा घर और एक प्यारी सी बेटी। लेकिन सब खत्म हो गया उस दिन जब मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। वही मेरी बेटी थी। उससे पहले तक तो सब कुछ बहुत अच्छा था, सब ठीक था, लेकिन ना जाने क्यों जिस दिन मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया उस दिन के बाद से ही मेरे पति का व्यवहार मेरे लिए बिल्कुल बदल गया। मुझे नहीं पता कि अचानक से इतना प्यार, इतना अपनापन कहाँ चला गया था। जब हॉस्पिटल में उस नर्स ने उस मृत बच्चे को मेरे हाथ में दिया था तो मेरे हाथ जोर जोर से कांप रहे थे। हिम्मत नहीं थी उसे उठाने की। उस समय मुझे बस अपने पति की बहुत ज्यादा जरूरत थी, पर वो बिना कुछ बोले उस कमरे के बाहर चले गए थे। उनका इस तरीके का व्यवहार, उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। हमने तो पहले ही सोच रखा था कि बेटा होगा तो क्या नाम रखना है और बेटी होगी तब क्या। अब क्योंकि बेटी थी तो हमने सोचा था कि हम बेटी का नाम रखेंगे अनन्या। अब अगर वो बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी तो उसमें मेरा क्या कसूर था? मैंने क्या किया था? मेरे पति के जाने के बाद उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा वो मरा हुआ बच्चा था। मैं जी भर के रोई थी उसे सीने लगाकर। मैंने पहले से ही उसके लिए एक बहुत सुंदर सी फ्रॉक और बहुत सुंदर सी जुराबें ली हुई थी। मैंने तो सोचा था कि जब मेरी बच्ची मेरे हाथ में आएगी तो मैं उसे ये सब कुछ पहनाऊंगी और वो मुझे देखकर खिलखिलाएगी। यहाँ पर तो जब मैंने उसे ये कपड़े पहनाए और वो जुराबें पहनाई तो मुझे देखकर वो हंस नहीं रही थी, कुछ बोल भी नहीं रही थी, रो भी नहीं रही थी। बहुत दर्द हो रहा था उस दिन मुझे। जब खिड़की के बाहर देखा मैंने तो सब कुछ वैसा ही तो था। पेड़ वैसे ही थे, आसपास बहुत शोर था, गाड़ियां चल रही थी, पर मेरा जीवन वैसा क्यों नहीं था? मुझे ऐसा क्यों एहसास हो रहा था कि जैसे सब कुछ बदल गया है। जैसे तैसे दिल पर पत्थर रखकर मैंने अनन्या को अपनी गोदी से विदा किया और कुछ दिनों में मैं अपने घर आ गई। सोचा था कि अब जब घर जाऊंगी तो मेरे साथ मेरा बच्चा भी होगा, पर यहाँ पर सिर्फ सन्नाटे के और कुछ नहीं था। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और अपना मन बहलाने के लिए घर के काम और इधर उधर में अपने आप को बिजी रखने लगी। उस बच्ची का चेहरा मेरी आंखों से जाता ही नहीं था। हर समय सिर्फ और सिर्फ वही नजर आती थी। कुछ दिनों बाद जब थोड़ा होश आया तो देखा कि मेरे आसपास भी सब कुछ बदल गया है। कुछ भी तो पहले जैसा नहीं है अब। मेरे पति नवीन भी अब ज्यादा समय ऑफिस में ही बिताते थे, बहुत देरी से घर आते थे। वो मैंने देखा था कि वो मुझसे भी बहुत दूर हो गए थे। वो मुझसे बात ही नहीं करते थे। उसी के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरे पति का कहीं अफेयर चल रहा है। मेरी एक सहेली ने मेरे पति को किसी लड़की के साथ हंसते मुस्कुराते हाथों में हाथ डाले देखा था। यहाँ मैं अपने जीवन से लड़ रही थी और मेरे पति बाहर मौज मस्ती कर रहे थे। जब मैं उनसे इस बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि मैं तुमसे ऊब चुका हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे अब तुम्हारे साथ कुछ भी समझ नहीं आता, तुमसे क्या बात करूं नहीं समझ आता मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मेरी आंखों के आंसू तो बहुत पहले ही सूख गए थे। मेरी बेटी के जाने पर इतना दर्द मैंने देख लिया था और इतने आंसू मैंने बहा लिए थे कि ना तो अब मुझे दर्द का एहसास होता था और ना ही मेरी आंखों से आंसू बहते थे। मैंने चुपचाप बिना कोई सवाल जवाब किए उनको तलाक के लिए हाँ कह दिया और अपने पति के घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर कहीं दूर पहाड़ों में एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। अब मैं वहीं रहती थी। मैंने नवीन से किसी तरीके की कोई भी संबंध नहीं रखा था और ना मैं उनसे फोन पर ही बात करती थी और ना ही कुछ और। मुझे हमेशा से ही बागबानी का बहुत शौक रहा है। जब मैं यहाँ पर आई तो अकेले ही रहती थी। धीरे धीरे कुछ पेड़ पौधे लगाने लगी। अपने आसपास मैंने क्यारियां बनानी शुरू कर दी। देखते ही देखते मैं एक खूबसूरत सी बाग की मालकिन बन गई थी। मेरी वाटिका में बहुत सुंदर सुंदर फूल थे और बहुत अलग अलग तरीके के थे। देखते ही देखते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने इस वाटिका को बना दिया। मेरे पड़ोस में रहने वाली मेरी एक दोस्त ने मुझे एक दिन ये सजेशन दिया कि मैं अपने शौक को व्यवसाय में क्यों नहीं बदल लेती। मैंने तो इससे पहले इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। उसके बोलने के बाद मैंने सोचा कि हाँ, ये किया जा सकता है।
मैंने आसपास के लोगों से बात की, दुकानदारों से बात की और धीरे धीरे अपने बाग के फूलों को दुकानदारों तक भेजना शुरू किया। बहुत अच्छे पैसे मिल जाते थे मुझे। जहां मैं रहती थी वहीं पर एक बहुत बड़ी फूलों की दुकान थी। वहां के मालिक संजीव का व्यवहार मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करते थे। उनकी शादी नहीं हुई थी। एक दिन जब फूलों की सप्लाई के सिलसिले में मैं उनसे मिली, उन्होंने मुझे अपने साथ कॉफी पीने के लिए कहा। पहले तो मैंने मना ही किया था, लेकिन उनके ज्यादा कहने पर मैंने हाँ कह दी। उन्होंने अपनी दुकान में काम करने वाले आदमी को दुकान की देखभाल करने के लिए कहा और वो मेरे साथ कॉफी पीने के लिए चले गए। अपनी गुड़िया की मौत के बाद मैं पहली बार ही ऐसे कहीं बाहर गई थी। संजीव के साथ कॉफी पीते पीते उन्होंने मुझे कई ऐसी बातें कही जिससे मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी। मेरी गुड़िया के जाने के बाद मैं शायद आज ही ऐसे खिलखिलाकर मुस्कुराई थी, नहीं तो अब तो वो दर्द मेरे अंदर से जाता ही नहीं था। दिन रात बस वही ध्यान आता रहता था। आज जब मैं इतना हंसी तो ऐसा लग रहा था कि जैसा मेरा मन बहुत हल्का हो गया है। ऐसा लगने लगा था कि जैसे आसपास सब कुछ बहुत अच्छा है। एक अंदरूनी खुशी सी महसूस हो रही थी। बहुत समय बाद कॉफी पीने के बाद मैं अपने घर गई। आज कुछ बहुत अच्छा खाने का मन कर रहा था मेरा। बहुत समय के बाद शाम को मैं पहाड़ियों में घूमने के लिए निकल गई और वहीं पर कुछ खाकर रात को अपने घर वापस आ गई। अब मैं जब भी संजीव की दुकान के आसपास जाती तो उनके साथ एक कॉफी और उनके मजेदार चुटकुले जरूर सुनती थी, जैसे वो मेरे लिए किसी दवा का काम कर रहे थे। एक दिन बातों ही बातों में मैंने संजीव को अपनी पूरी कहानी बताई। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाले संजीव आज रो रहे थे। आज बहुत दिनों बाद मैं शाम को अपनी खिड़की पर बैठी हुई बाहर देख रही थी, अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। तभी एक कार मेरे दरवाजे पर आकर रुकी। उसमें से जो निकला उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता था? यहाँ क्यों आए थे ये? वो दरवाजा बार बार बजा रहे थे, पर मुझे दरवाजा नहीं खोलना था। मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल गई थी और अब मुझे वापस पीछे मुड़कर नहीं जाना। नवीन ने मुझे खिड़की पर बैठा हुआ देख लिया था। मजबूरी में मैंने बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाकर दरवाजे को खोला। नवीन थे सामने। नवीन मुझसे पूछने लगे, कैसी हो नैना? मैंने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ आपको? शहर से मन भर गया आपका? आप यहाँ क्यों आए हैं? किसने बताया आपको कि मैं यहाँ रहती हूँ? नवीन कहने लगे, अभी सब कुछ बताता हूँ, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? मैं क्या ही बोलती। मैंने कहा, आ जाइए अंदर। आते ही वो पूरे घर को देखने लगे। कहने लगे, तुम्हारा तो जवाब नहीं, तुमने घर के कोने कोने को बेहद खूबसूरती से सजाया है। नवीन कहने लगे कि मेरी नौकरी यहाँ इसी शहर में लग गई है। तुम्हारे घर के बारे में तुम्हारी बहन से पता चला। मैं गया था घर उनसे मिलने के लिए। मैंने छूटते ही कहा कि मेरी जिंदगी पहले से बहुत अलग हो चुकी है। मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल चुका है। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे छोड़ दीजिए और यहाँ से अभी चले जाइए। नवीन कहने लगे, चाय पिला दो कम से कम। टेबल पर ही चाय का कप रखा था, मैंने उनके आगे कर दिया। चाय पीते ही कहने लगे कि तुम्हारे हाथों में आज भी वही स्वाद है जो सालों पहले था। नवीन मुझे कहने लगे कि हर हफ्ते अनन्या की समाधि पर जाता हूं मैं और वहां बहुत सारे फूल भी भेजता हूं। उम्मीद है तुम भी भेजती होगी। वहां पर रहने वाला माली बता रहा था कि इस पूरे एरिया में सबसे ज्यादा फूल हमारी अनन्या की समाधि पर ही खिलते हैं। नवीन के मुंह से निकले हुए ये सारे शब्द मेरे पुराने जख्मों को कुरेद रहे थे। जो पीड़ा धीरे धीरे थोड़ी सी कम हुई थी, आज फिर वो तेज होने लगी थी। मुझे अनुभव हो रहा था उस पीड़ा का। मैं नहीं चाहती थी कि मैं नवीन से किसी भी तरीके की कोई भी बहस करूं, पर उनकी बातों ने मेरे पुराने जख्म हरे कर दिए थे। मैंने कहा कि आप क्यों फूल भेजते हैं? आपको तो कोई दर्द ही नहीं था। उसके जाने का मैंने ही उसे गोदी में लिया था, उसके कपड़े बदले थे, उसे प्यार किया था, अपने सीने से लगा लिया था। आप तो वहां थे ही नहीं। आपको कौन सा दर्द है और कौन सा लगाव था उससे? मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी, आप मेरे पास नहीं थे। आपने तो मेरा हाथ एक बार भी पकड़कर नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आपकी भी तो बेटी थी ना वो। नवीन से ये बातें करते हुए मेरा दिल फिर से मेरे सारे जख्म हरे हो गए थे। फिर उसी दर्द का एहसास होने लगा था। मैंने नवीन से कहा कि इतने सालों बाद आप यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आपने मेरा पता पूछा? क्यों मुझे अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं आप? नवीन कहने लगे कि मैं यहाँ पर तुमसे सिर्फ मिलने इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं। मैंने छूटते ही कहा कि आपको मेरी चिंता आज हुई है। उस समय आप कहाँ थे जब मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी, जब मुझे सबसे ज्यादा आपके प्यार और आपके साथ की जरूरत थी? तब आप कहाँ थे? सारी सारी रात मैंने बिस्तर पर रोया करती थी मैं।
तब आप क्यों नहीं आए मेरे आंसू पोंछने के लिए? तब तो आप बहुत सुकून से सोते थे। तब आप क्यों नहीं आए एक बार भी मेरे पास? आज इतने सालों बाद आप वापस क्यों आ गए हैं? आप यहाँ से चले जाइए, मुझे कोई जरूरत नहीं है आपकी। मैं यहाँ पर अपना एक छोटा सा बिजनेस चलाती हूँ, जिससे मैं अपना खाने पीने का खर्चा बहुत आराम से निकाल लेती हूँ। जल्दी ही मैं अपना एक घर भी ले लूंगी। नवीन कहने लगे कि तुम्हारे बारे में पता करने के बाद ही मैंने यहाँ पर नौकरी ढूंढ ली है और अब मैं यहीं इसी शहर में रहूंगा। मैंने कहा आपको जो करना है आप वो करिए, पर आप यहाँ से चले जाइए। उन्होंने चुपचाप चाय खत्म की और उठकर बाहर चले गए, बिना कुछ बोले। नवीन के जाने के बाद मैंने अपनी बहन को फोन किया और मैंने उसे बताया कि वो आए थे और मुझसे ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे। मेरी बहन कहने लगी कि तुम्हारे जाने के बाद उसने कई लड़कियों से संबंध रखे, बातचीत की, लेकिन शादी उसने किसी से भी नहीं की। अगले दिन मैं अपने दोस्त रोज के कामों में लग गई। मुझे संजीव का फोन आया था कॉफी पीने के लिए, पर मैंने मना कर दिया और मैं अपनी बाकी काम खत्म करके घर आ गई। घर पहुंची ही थी कि संजीव का फोन दोबारा आया। वो मुझे कहने लगा कि तुमने मेरे साथ कॉफी पीने को मना क्यों कर दिया? क्या हुआ? दोबारा उस आदमी के पास वापस जाने का मन कर रहा है तुम्हारा? अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। संजीव की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा कि ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं आप? आज से पहले तो आपको कभी नहीं लगा कि आपको मुझसे शादी करनी चाहिए। आज जब नवीन इस शहर में वापस आ गए हैं तो आपको ये ध्यान आ रहा है कि आपको मुझसे शादी करनी चाहिए। आगे से मुझसे इस तरीके की कोई बात मत करिएगा। और मैंने फोन पटक दिया। उस रात मैं बिना खाना खाए ही अपने कमरे में जाकर सो गई। अपनी बेटी को देखा था उस रात मैंने सपने में। जब सुबह उठी तो मन के अंदर जैसे विचारों का गुब्बारा था। बहुत अजीब अजीब से विचार आ रहे थे मेरे मन में। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैंने ही उस दिन अपने पति से बात क्यों नहीं की। मैंने उनसे ही क्यों उम्मीद रखी कि वो मुझे चुप कराए, वो मुझे देखें। अगर मैंने अपनी बेटी को खोया था तो उन्होंने भी तो अपनी बेटी खोई थी। उन्हें भी तो उतना ही दर्द होगा जितना मुझे था। तो मैंने उनसे कभी कुछ जानने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों अपने ही दुख में डूबी रही? क्यों नहीं समझने की कोशिश की थी कि शायद उन्हें भी उतना ही दर्द होगा जितना कि मुझे? ये सब सोचते सोचते ना जाने मन में क्या आया कि मैं फटाफट उठी और नवीन की पसंदीदा साड़ी पहनकर उनके ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई। उस दिन घर से निकलते हुए उन्होंने मुझे अपना फोन नंबर और कार्ड दिया था, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने वाली थी कि ध्यान आया कि आज तो संडे है, सब बंद होगा। फिर मैं चुपचाप वापस बैठ गई। थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे गाड़ी की आवाज आई। मुझे लगा कि शायद नवीन आए हैं। मैं दौड़कर दरवाजा खोलने जा ही रही थी कि मेरी नजर पड़ी दरवाजे के बाहर संजीव था। मैं फटाफट किचन में जाकर छुप गई। संजीव ने 2-4 बार बेल बजाई और उसके बाद मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वो वापस चला गया। मुझे उससे कोई बात ही नहीं करनी थी। उसने जिस तरीके से उस दिन मुझसे बात की थी, मुझे उससे घिन आने लगी थी। मैं अपने कामों में लग गई। शाम हुई तो फिर से एक गाड़ी मेरे घर के बाहर आकर रुकी। अब मैंने खिड़की से देखा तो ये गाड़ी नवीन की थी। दौड़ते हुए मैंने दरवाजा खोला और नवीन अंदर आए। नवीन मुझसे कहने लगे कि मैं जानता हूं कि तुमने मुझे यहां आने से मना किया था, लेकिन आज मैं आखिरी बार आया हूं। ना जाने क्यों मेरे मन में रह रहकर तुम्हारा ही ख्याल आता है। रात को भी जब सोया तो हमारी बेटी को देखा। मुझे कह रही थी कि आप मम्मी के पास जाओ। वो इतना बोल ही रही थी कि मैंने उनका हाथ पकड़ा और अंदर ले आई। उनको सोफे पर बिठाया और उनसे कहने लगी कि मुझे माफ कर देना। ना जाने उस समय मुझे क्या हो गया था। मैं अपने खुद के ही दर्द में इतना डूब गई थी कि आपका दर्द मैं देख ही नहीं पाई। मुझे आपसे भी बहुत शिकायतें हैं। आपने क्यों मुझसे कोई सवाल जवाब उस समय नहीं किया था? अब क्यों मेरे पास नहीं आए थे? उस समय मेरे साथ परायों जैसा व्यवहार आप क्यों करने लगे थे? कहने लगे कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर अनन्या तुम्हारी बेटी थी तो मेरी भी तो बेटी थी। उस दिन जब डॉक्टर ने उसे तुम्हारे हाथ में दिया था तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे छूऊं। इसलिए मैं उस कमरे से बाहर चला गया। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता था। इतनी हिम्मत नहीं रखता मैं। उसके बाद भी जब तुम घर आई तो तुम अपने ही ख्यालों में खोई रहती थी। मैंने कितनी ही बार तुमसे बात करने की कोशिश की, पर तुम कोई जवाब ही नहीं देती थी। तुमने तो शायद सिर्फ अपनी ही बेटी खोई थी, पर मैंने तो अपनी बेटी के साथ साथ अपनी पत्नी को भी खो दिया था। इसी उधेड़बुन में मैंने गलत कदम भी उठाया। बहक गया था मैं। उस बात के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। कुछ समय पहले जब मैं हमारी बेटी की समाधि पर गया था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मुझे कह रही है कि पापा मम्मी के पास वापस चले जाओ। उन्हें जाकर कहना कि मैं उनके पास दोबारा आऊंगी और इस बार हमेशा उन्हीं के साथ रहूंगी।
नवीन की ये बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार मैं अकेले नहीं रो रही थी। मेरे साथ नवीन भी बहुत रो रहे थे। किसी तरह हम दोनों ने एक दूसरे को संभाला। वो मुझसे कहने लगे कि आज मैं यहाँ पर तुमसे आखिरी बार ही मिलने आया था। तुम बताओ मुझे कि क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं या नहीं। तुम जो कहोगी, जैसा चाहोगी वही होगा। मैंने नवीन को कहा कि आप मुझसे दूर गए ही कब थे जो आप मुझसे पास आने के लिए पूछ रहे हैं। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और आपसे अलग मैं नहीं रह सकती। पर आपने क्यों नहीं की दूसरी शादी? नवीन कहने लगे, मैं भी तो अपने सालों पहले खोई हुई पत्नी को ही ढूंढ रहा था, जो आज मुझे फिर मिल गई और उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। आज ऐसा महसूस हो रहा था कि नवीन जो मेरे लिए फूल लेकर आए थे वो मेरी बेटी अनन्या थी, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि मैं फिर आऊंगी, मेरा इंतजार करना। कई बार अपने दुख दर्द में हम इतना डूब जाते हैं कि हमें सामने वाले का दुख नजर ही नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि दुनिया का सारा दर्द और दुख सिर्फ और सिर्फ मुझे मिला है और किसी को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पर हर बार ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।